डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। मैं आवाज़ कम रखना चाहता हूँ ताकि मेरी बात कोई और सुन ना ले। यह कहानी सिर्फ आप तक पहुँचनी चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरे कमरे से मेरी आवाज़ बाहर निकले। मैं जिस हालात में हूँ आपके सामने वो हालात तो बयां नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा वो बता सकता हूँ। उस समय मैं 11 साल का था और अपनी जिंदगी से बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ कठिनाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके पार जाया नहीं जा सकता। मेरा जुड़वा भाई विशाल, भले ही उसकी उम्र बिल्कुल मेरे बराबर थी, लेकिन अब उससे चला नहीं जा रहा था। ल्यूकेमिया बहुत भयंकर बीमारी होती है, धीरे धीरे आपको मौत के करीब ले जाती चली जाती है। कभी मैं अपने भाई के साथ बड़ी खुशी खुशी खेला करता था, लेकिन अब उसे चलने में परेशानी होने लगी थी और मुझे पहले से बता दिया गया था कि मैं अपने भाई को बड़ा होता हुआ नहीं देख पाऊंगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं स्वस्थ रहूंगा और उस समय मेरे साथ मेरा भाई मौजूद नहीं होगा। मेरा भाई उस समय 8 साल का था जब इस बीमारी को डायग्नोस किया गया। इसमें मान लो कि कैंसर हमारे खून में ही होता है और उसके बाद हमारा शरीर किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता, और डॉक्टरों ने कहा था उसके पास बस 1 साल बचा है। लेकिन मेरा भाई पिछले 3 सालों से लड़ता आ रहा है और अब जवाब देने लगा है। वो कहता है मुझसे चला नहीं जाता, मैं बहुत ज़्यादा दर्द सहता हूँ लेकिन मैं चल नहीं पाता हूँ। मुझे मेरे भाई का दुख देखना पड़ता है। रो रो कर आंखों से आंसू खत्म हो चुके हैं और मैं अपने भाई को मुस्कुराता हुआ देखता हूँ। भले ही वो दर्द से मेरे सामने रो रहा हो, लेकिन मैं अपने चेहरे से मुस्कुराहट को हटाता नहीं। मैं नहीं चाहता था कि मेरा भाई दुख में रहे। उसे लगना चाहिए सब कुछ ठीक है, बस कुछ समय का कष्ट है। मेरे पिता ने मुझे ये सिखाया था और अब तो मेरे भाई को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था। डॉक्टर ने बताया कि अब वो दोबारा चल नहीं पाएगा, पलंग से उठ नहीं पाएगा, और मैं अपने भाई के साथ खेलने के सपने सजा रहा था। भगवान से हमेशा मांगा करता था मेरे भाई को ठीक कर दो। डॉक्टर कहते थे इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता, इसका इलाज अब तक ढूंढा नहीं जा सका है। लेकिन मैं मानता हूं भगवान सब कुछ कर सकते हैं, मेरे भाई को भी ठीक कर देंगे। लेकिन हम सोचते बहुत कुछ हैं, सच नहीं होता वो। मेरे पिता हर कोशिश कर रहे थे कि मरने से पहले मेरे भाई को कुछ खुशियां मिल सके। विशाल बड़े बड़े सपने देखा करता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा बड़ी वाली गाड़ी में घूमूंगा, मेरे साथ मेरी एक गर्लफ्रेंड भी होगी, मैं उसके साथ घूमने जाऊंगा। मेरे परिवार वाले मुझे खुश नहीं रखते, तंग किया करता था, और मैं उसे कहता मुझे साथ में लेकर नहीं जाएगा। बस फिर क्या, रोने लगता, मुझे गले से लगाने लगता। मैं अपने भाई के बेड के बिल्कुल साथ कुर्सी लगाकर बैठा हुआ था, उससे बात करना चाहता था। मैं भी थक जाया करता था। स्कूल से आकर मैं सीधा अपने भाई के पास पहुंच जाता, अपने भाई से ज़्यादा बात करना चाहता था। और मेरे पिता कहते कि तुम्हारा भाई तो बाहर घूम नहीं सकता, लेकिन तुम्हें बाहर गार्डन में थोड़ा घूमना चाहिए। तुम स्कूल से आते हो, सीधा भाई के पास बैठ जाते हो, बातें करते रहते हो, तुम्हें चलते फिरते रहना होगा। और मैं अपने पिता को कहता नहीं, मुझे चलना नहीं है, मुझे अपने भाई से बातें करनी है। और शायद इसीलिए मेरे पिता हमारे लिए वॉकी टॉकी लेकर आए कि मैं बाहर भी जा सकता हूँ, तब भी अपने भाई से बातें कर सकता हूँ। वॉकी टॉकी से मेरा भाई बहुत खुश हुआ था। मैंने उसके चेहरे पर बहुत समय पहले मुस्कुराहट देखी थी, फिर वो कष्ट में रहता था। आज फिर से वो मुस्कुराया और वो कहने लगा, आवाज आती है?
मैं उसमें बात करने लगा, अपने भाई की आवाज सुन रहा था। उसने कहा, दूर जाना, बाहर जाकर देखते हैं। 3 मंजिला वो अस्पताल था। मैं नीचे वाले गार्डन में चला गया। वहां भी मेरे भाई की आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी और मैं खुश हो गया। बाहर मैं घूमने लगा, अपने भाई के साथ बातें करने लगा। लेकिन अब डॉक्टर कह चुके थे, तुम्हारे भाई के पास ज्यादा समय नहीं है। तुम जो बातें करना चाहते हो, जो यादगार बनाना चाहते हो, अगर इसे कहीं घुमाना चाहते हो, आखिरी बार घुमा लो। मैं दवाइयां लिख देता हूं, ऐसे ही ड्रिप लगी रहेगी। इसे घुमाना चाहते हो तो घुमा सकते हो। हम हिमाचल के कुछ ऐसे अच्छे स्थानों पर गए। कुछ धार्मिक स्थान थे तो कुछ घूमने की जगह जो मेरे भाई को पसंद थी। हम हर चीज करना चाहते थे। कम समय बचा था मेरे भाई के पास। वॉकी टॉकी पर हम बातें करते गाड़ी में बैठे हुए भी। मेरी माँ भी रो रही होती और मेरी दादी तो पास आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि दादी से रोना रोका नहीं जाता था। मेरे भाई से थोड़ी सी बात करती, दादी फूट फूट कर रोने लगती और कहने लगती, मेरा मरना जरूरी है, बच्चे ने तो जिंदगी जी तक नहीं। दादी से सहा नहीं जाता था और दादी ने कहा, मैं घूमने नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाना चाहती, मुझसे देखा नहीं जाएगा आखिरी समय। माँ भी टूट गई थी, हमेशा चेहरा छिपाए रखती। मेरे पिता भी टूटे हुए थे, चेहरा छिपाए रखते। और फिर क्या, वो दिन भी आ गया जब मेरा भाई वेंटिलेटर पर था और डॉक्टर ने कहा था, बस कुछ घड़ियां बची हैं। फिर आखिरी सांसें ली मेरे भाई ने। फिर डॉक्टर ने कहा था, वो दर्द से अब बिल्कुल छूट चुका है। ऐसे सब दर्द से दूर हो जाते हैं। हर कोई रोया था, मैं फिर से रोया। आंखों के आंसू सूख चुके थे, लेकिन मैं फिर से रोया था। वॉकी टॉकी को भी मेरे भाई की अर्थी के साथ ले जाया गया और मैंने कहा था, इसे भी जला दो। कई लोग कह रहे थे, नहीं, ऐसी किसी चीज को जलाना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे पिता ने कहा, कुछ नहीं होता ऐसा, जो मेरा बेटा करना चाहता है उसे करने दो, उसका भाई दूर हुआ है। इसीलिए उस वॉकी टॉकी को भी उसी अर्थी में रख कर जलाया गया। शमशान में मेरे भाई के शरीर को आग लगाई गई थी और मुझे खींचकर उससे दूर कर दिया गया। डर था सबको कि मैं भाई को अपने गले से लगाने की कोशिश करूंगा। कोशिश की और मुझे पकड़कर दूर कर दिया गया। आखिरी बार उसकी आवाज भी वॉकी टॉकी पर सुनी थी मैंने। फिर क्या, हम वापस आ गए। कुछ समय बाद मेरे पिता हरिद्वार की तरफ निकल गए। मेरे भाई की अस्थियों को विसर्जित करना था और मैं घर में अकेला भाई को ठीक होते हुए देखना चाहता था और अब मैं अकेला रह गया था। सब कहा करते थे, दोनों जुड़वा हैं, जब बड़े हो जाएंगे देखो एक जैसी दिखने वाली 2 लड़कियां घर में लेकर आएंगे, या दोनों इकट्ठे स्कूल जाएंगे तो छिप छिप कर कोई दूसरे का काम किया करेगा तो कोई दूसरे को फंसाया करेगा। लेकिन वो दिन हम दोनों देख ही नहीं पाए। कई दिन निकल चुके थे, खाना खाने का मन नहीं करता, स्कूल जाने का मन नहीं करता और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि मैं अकेला सा रह गया हूं। वक्त उस दिन रात के 10 बजे का था। मैं अपने भाई को इतना ज्यादा याद कर रहा कि दीवारों से बातें करने लगा था। फिर अचानक बेड के पीछे से वॉकी टॉकी पीछे की तरफ गिरा। शायद मेरा पैर लग गया होगा। मैंने उसे उठाया और उसके बाद फिर से आंखों में आंसू आ गए। मैंने जैसे ही वॉकी टॉकी का बटन दबाया, पागल था मैं, पागलों की तरह अपने भाई से बात करना चाहता था कि शायद आवाज आ जाएगी, वो अस्पताल में होगा। कमाल की चीज, मैंने तो वैसे ही बोला था, विशाल मेरी आवाज आ रही है, और सामने से मुझे आवाज सुनाई दी। हाँ 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 हाँ, मुझे आवाज आ रही है, तुम मुझे सुन सकते हो, तुम मुझे सुन सकते हो ना। मैंने वॉकी टॉकी बंद कर दिया। डर गया मैं, लेकिन सोचने पर मजबूर भी हो गया कि यह बात मैं किसी को बताऊंगा तो कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन क्या सच में यह आवाज मेरे भाई की थी या किसी और की आवाज थी? मैंने फिर से वॉकी टॉकी को ऑन किया और मैंने फिर से बात करने की कोशिश की। सामने से जो आवाज आ रही थी बिल्कुल हूबहू मेरे भाई की आवाज थी। ऐसा भी हो सकता है आसपास किसी पड़ोसी बच्चे के पास ये वॉकी टॉकी हो और कनेक्शन जुड़ गया हो। दोबारा मैंने बात की और पूछा, विशाल
मेरा भाई है ना तू? मैं गौरव। और सामने से जवाब आया, हाँ हाँ मैं विशाल ही हूं, वॉकी टॉकी पर तुमसे मैं बात कर सकता हूं। तुमने वॉकी टॉकी भी जलाया? मुझे नहीं पता यहां मेरे हाथ में वॉकी टॉकी कैसे आया, लेकिन बाकियों के पास ऐसी चीजें नहीं होती। शायद मैं खुशकिस्मत हूं कि मरने के बाद भी तुमसे बात कर पा रहा हूं। मेरी आंखों से आंसू बह गए। मैं रोने लगा और मेरे भाई ने मुझे कहा, तुम रो क्यों रहे हो, बात कर तो रहे हो ना। मैंने कहा, मेरे भाई तू मुझसे दूर चला गया ना, तू तो कहता था वादा रहा मेरे पास रहेगा, लेकिन तू मुझे छोड़कर चला गया। मुझे उम्मीद थी तू ठीक हो जाएगा, तू कहा करता था तू ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई ने मुझे जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैं तेरी उम्मीद तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन यकीन कर यहां पर मैं ठीक हूं, मैं चल सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, सच में मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो चुका है। अपने भाई की यह बात सुनकर कुछ खुशी भी हुई। फिर मैंने अपने भाई से कहा, लेकिन तू तो मर चुका है ना, और जो मर जाता है वो बात नहीं करता, तू कैसे बात कर पा रहा है? मेरे भाई ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मरने के बाद कोई बात नहीं कर पाता, सुना तो मैंने भी यही था, लेकिन ये जगह ऐसी ही है, यहां मुझे और लोग भी नजर आ रहे हैं, मेरे जैसे कपड़े पहने हैं, हर किसी ने यहां पर सफेद रंग के कपड़े पहने हैं। मैंने अपनी भाई से बातें जारी रखी। बस मैं बात ही तो करना चाहता था, लेकिन पहले मैं बहुत दुखी था, फिर थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा कि मेरा भाई यकीनन मर तो चुका है, लेकिन शायद मरने के बाद और दुनिया होती है और वहां पर वो बिल्कुल ठीक है। सच बताऊं, सीने पर एक बोझ था, वो तो हल्का हो गया। और फिर मैं अपने भाई से पूछने लगा, ये जगह कैसी है, बता तो सही, मरने के बाद हम कहां पर जाते हैं, थोड़ा सा बता। और मेरे भाई ने बताना शुरू कर दिया कि ये जो जगह है ना, यहां पर कोई रंग नहीं है, लेकिन हां एक गोल्डन सुनहरी रोशनी जरूर आती है, और उस सुनहरी रोशनी में हर चीज नजर आती है। लोग जरूर मौजूद हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, चलते रहते हैं सब। ना तो भूख लगती है न प्यास लगती है, मैं भी चलता रहता हूं, लेकिन अभी डरा डरा मैं ज्यादा चल नहीं रहा। एक जगह पर रुका हुआ हूं, लेकिन किसी और के पास मैंने कोई चीज नहीं देखी। मेरे पास वॉकी टॉकी है, मैं इसे छिपा कर रखता हूं। मुझे लगा शायद इससे मैं तुम्हारे साथ बात कर पाऊंगा, और सच में तुमसे मैं बात कर पाया। इतने दिन तुमने बात की क्यों नहीं? अपने भाई की बात का मैंने जवाब दिया, तुम मर गए थे ना, जब मर जाता है उससे बात नहीं होती, ये सब बताते हैं, और वैसे भी दूसरी दुनिया में हम कुछ ले जा नहीं सकते। तो वो वॉकी टॉकी मैंने जलता हुआ देखा, तुम्हारे पास ठीक कैसे पहुंच गया? मेरे भाई ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं भी तो जल गया था, मैं भी तो यहां पहुंच गया हूं, मेरा शरीर भी है, वैसे ही वॉकी टॉकी भी जल गया होगा और यहां आ गया होगा, वॉकी टॉकी की आत्मा। मैंने उसे कहा, लेकिन इंसानों में आत्मा होती है, वॉकी टॉकी में नहीं। और मेरे भाई ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मेरे पास है ना, तो सोच सकते हो कुछ तो होगा। मैंने कहा, हाँ ठीक है, तुम्हारे पास भी वॉकी टॉकी, मेरे पास भी। तुम मरने के बाद उस दुनिया में, मैं जिंदा इस दुनिया में, हम दोनों भाई है ना, जुड़वा भाई, बात तो कर सकते हैं ना। मेरा भाई थोड़ा खुश हो गया, उसकी खुशी में मेरी खुशी थी। बातें करने लगे, वो बताने लगा उस जगह के बारे में, मैं सुनता चला गया। मिट्टी कैसी है, कोई रंग नहीं है, कोई भी रंग नजर नहीं आता, ना वो इसे सफेद कह सकता है ना काला कह सकता है, बिना रंग, कोई भी रंग नहीं, लेकिन सुनहरी रोशनी। वो सुनहरी रोशनी हर जगह पड़ती रहती है, रोशनी जिस तरफ से आती है उस तरफ देखो तो पता लगता है सुनहरी रंग है, लेकिन बाकी सब कुछ बिना रंग का नजर आता है, एक जैसा। मैं उस रात अपने भाई से बातें करता रहा था। मेरा भाई अपने बारे में कम बताना चाहता था, यहाँ के बारे में ज्यादा जानना चाहता था। माँ कैसी है, पिता ज्यादा रो तो नहीं रहे, दादी का क्या हाल है, कहते हैं बुजुर्ग सह नहीं पाते सदमा।
मैंने कहा दादी ठीक है, अकेली अकेली सी रहती हैं, मैं भी अकेला अकेला कमरे में बैठा रहता हूँ। माँ बहुत ज़्यादा रोती रहती हैं और मेरे पिता हमेशा अपने दोस्तों के पास गए रहते हैं। जब घर आते हैं नजरें नहीं मिलाते, लेकिन उनकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल रहती हैं। शुरू शुरू में माँ को शक था कि पिता शराब तो नहीं पीने लगे, लेकिन दुर्गंध नहीं आती, शायद रोकर आते हैं और नजरें मिला नहीं पाते। माँ कहती है कि मर्द ऐसे ही होते हैं, वो अपने दुख को अपने सीने में दबाए रखते हैं और थोड़ा सख्त बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से इंसान तो ऐसा ही होता है ना, दुख तो लगता ही है। मेरा भाई मुझसे बातें पूरी रात करता रहा। 3 बजे तक मैं अपने भाई से बातें करता जा रहा। नींद नहीं आ रही थी, इतना दुख था, इतना तनाव था, भाई से दूर होने का गम था। सब कुछ मिट गया। अपने भाई से आखिरकार मैंने बात कर ली, लेकिन मुझे नहीं पता था आधी रात को दादी उठती हैं, और जब दादी उठती हैं पानी पीने के लिए जाती हैं। लेकिन दादी उठी थी, पानी पीने के लिए नहीं गई, दरवाजे के साथ कान सटाकर बातें सुन रही थी, और कुछ ही समय से बातें सुन रही होंगी। दादी अंदर आ गई, फिर कहने लगी, क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो? मैं घबरा गया। दादी को कुछ बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन दादी ने इतनी सारी बातें सुन ली थी। बार बार मैं विशाल विशाल कहता तो जा रहा था। दादी ने गुस्से से पूछा, और मैंने दादी को पकड़ा और कहा, दादी वादा करो, मैं जो बताऊंगा तुम किसी को नहीं बताओगी। दादी ने कहा, वो बात नहीं है, तुम कर क्या रहे हो, तुम ऐसे बातें किससे कर रहे हो? मैंने कहा, दादी वादा करो, आप वादा नहीं तोड़ती। दादी ने वादा किया और मैंने दादी को बताया, दादी विशाल, मैं विशाल से बात कर रहा था। दादी घबरा गई, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुम्हारा भाई जा चुका है, मर चुका है, वो खत्म हो चुका है, अब वो बात नहीं कर सकता। मैंने दादी को कहा, दादी मेरा भाई मुझसे बात कर पा रहा है, आपसे भी करवाऊं? उसके बाद मैंने वॉकी टॉकी को ऑन तो किया, लेकिन मेरा भाई कुछ बोला नहीं। मेरी दादी रोने लगी थी। वो कहने लगी, एक मेरा पोता जा चुका है, एक पागल होने की कगार पर है। मैंने दादी को कहा, दादी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। फिर दादी मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी। फिर मेरी दादी ने कहा, सच बता, तू इस वॉकी टॉकी पर बात कर रहा था? मैंने कहा, जी दादी बिल्कुल। दादी मेरी बातों पर यकीन करो, मैं अपने भाई से बात कर पा रहा हूँ। वो मुझे बता रहा है वहाँ पर दुनिया है, और वहाँ उसे वॉकी टॉकी मिल गया। यानी जैसे इंसानों की आत्मा होती है, जो चीज़ जलाई जाए वो भी साथ पहुँच जाती है शायद। मेरी दादी ने जल्दी से अपने कमरे में जाकर एक काले रंग का धागा ढूंढा और फिर आकर मेरी कलाई पर बांध दिया। फिर दादी कहने लगी, इसे मत उतारना, मैं तुम्हें कह रही हूँ, इसे मत उतारना। जब कोई मर जाता है ना, वो प्रेत बन जाता है, फिर वो अपना नहीं रहता। अगर तू सच बोल रहा है, तू अपने भाई से बात कर पा रहा है, इस धागे को कभी मत उतारना। कोई ऐसी प्रेत आत्मा तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। मैंने दादी को सांत्वना दी और समझाया, दादी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, दादी आप जाकर सो जाओ, मेरी फिक्र मत करो। दादी अपने कमरे में चली गई और मुझे अच्छे से समझा कर गई, लेकिन मुझे अपने भाई पर गुस्सा था। मेरे भाई ने दादी से बात क्यों नहीं की? और ये बात मैंने अपने भाई से पूछी और मेरे भाई ने जवाब दिया, जितने ज़्यादा लोगों को पता लगेगा उतना खतरा बढ़ सकता है। तुम्हें नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें शुरू में बताना नहीं चाहता। समझदारी इसी में है। तुम मुझसे बात कर पा रहे हो, ये हम दोनों के बीच रहना चाहिए। और दादी को बात घुमा दो, कह दो अब बात नहीं होती। अगर दादी को दोबारा ऐसा कुछ शक हुआ, तुम मुसीबत में फंस सकते हो, इसीलिए चुपचाप बात करना, कोई सुन ना सके। मैं तुम्हें बहुत कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जो किसी और को पता नहीं होगा। और वैसे भी हम दोनों जुड़वा भाई हैं ना, बात कर पाएंगे। उस रात ये बात करके मैं सो गया और अगले दिन शाम के वक्त वॉकी टॉकी लेकर मैं घर से बहुत दूर था, जहां पर कोई बात सुन ना पाए। मैं अपने भाई से पूछना चाहता था, लेकिन बातें वो थोड़ा घुमाता और कहता, मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा। यहाँ पर आसपास हमेशा कोई ना कोई होता है,
इसीलिए मैं ऐसी बातें तो कर पा रहा हूं, लेकिन कुछ अलग मैं बताना नहीं चाहता। सही समय पर बताऊंगा। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां छिपा जा सके। हर जगह कोई ना कोई है। बात नहीं करता सफेद कपड़ों में। 2-3 दिन मैं अपने भाई से बातें करता रहा। वो अपने बारे में कम बताता, मेरे बारे में ज्यादा जानता। पिता कैसे हैं, दादी कैसी है, ठीक तो है ना सब, सबको खाना वाना खिला दिया करो, अपने हाथ से खिला दिया करो, वो थोड़े दुखी रहते हैं ना। ऐसे मैं अपने भाई की बात मानता। अपने माता पिता का ज्यादा ख्याल रखने लगा था। लेकिन मेरी दादी समय समय पर मुझसे पूछती रहती, क्या तुम अपने भाई से बात तो नहीं कर रहे? मैंने अपनी दादी को कह दिया, दादी मुझे नहीं लगता कि वो वॉकी टॉकी पर असल में मैंने बात की थी। मुझे लगता है दादी, सपने में मैंने अपने भाई को देखा था। शायद सपने में मेरा भाई आया होगा। ऐसे दादी को मैंने बात घुमा दी। लेकिन दादी समझदार थी। कब मैं सच बोलता हूँ, कब मैं झूठ बोलता हूँ, दादी को पता चल जाता है। पता नहीं क्यों मेरा होंठ हिलता है या मेरी आंख हिलती है, दादी पहचान जाती हैं कि कब मैं झूठ बोल रहा हूँ और कब मैं सच बोल रहा हूँ। मैं घर से बहुत दूर चला जाता, विशाल से बातें करने लगता। लेकिन अब उसकी आवाज थोड़ी कम आने लगी थी और मैं उससे पूछ रहा, तुम्हारी आवाज कम क्यों आ रही है? और मेरे भाई ने मुझे कहा, मैं बहुत दूर निकल आया हूं। मैंने ध्यान दिया कि जब मैं तुमसे बात करता हूं ना, पहले तो आसपास कई लोग रहा करते थे, अब कुछ लोग चलते चलते करीब भी आते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बातें सुनने की कोशिश कर रहे हों। ना किसी को भूख लगती है, ना किसी को प्यास लगती है, इसीलिए हर कोई यहां घूमता हुआ ही नजर आता है। इतने समय से मैं यहां पर हूं, ना तो थकान होती है, ना कुछ और महसूस होता है, लेकिन खुशी जरूर होती है तुमसे बात करके। अब लगता है कोई मेरे करीब आकर बातें सुनने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मैं बचकर निकल ही जाता हूं। शायद इसीलिए मेरी आवाज थोड़ी कम आ रही होगी। वो मुझे देखते हैं। अब वो नजरें मेरी तरफ किए होते हैं और मुझे डर लगने लगता है। मैं निकल जाता हूं उनके बीच से। अब भी मैं तुमसे बात कर रहा हूं, दूरी बनाकर हूं, लेकिन जब वो मुझे देखने लगते हैं, आवाज कटने लगती है। कोई चीज है जो हमें रोकती है बात करने से। और हां, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, कालियामुख। यहां पर एक अजीब सा जीव है जिसका नाम कालियामुख रखा है, क्योंकि उसे इतनी आसानी से देखना संभव नहीं है। उसका चेहरा नहीं है और जब भी वो किसी के करीब आता है ना, उसके अंदर से धुआं निकलने लगता है। उसके शरीर के अंदर से कुछ ऐसा निकलता है जो वो चूसता है, लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आता। थोड़ा थोड़ा इंसान की तरह, कद में ज्यादा बड़ा, वो घूमता ही रहता है। मैं उस कालियामुख से दूरी बनाकर रखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग जो उसके सामने जाते हैं, वो उनके अंदर से वो धुआं चूसता है, जैसे उनकी यादें चूसता है या कुछ और, जिसके बाद वो भोले भटके से अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं। वैसे यहां कोई किसी से बात नहीं करता, दूरी बनाकर रखता है, लेकिन जब वो किसी के अंदर से धुआं चूस ले, हर कोई जैसे भूला भटका सा घूमने लगता है, किसी से बात करने की कोशिश करता है। तब वो, मैंने ऐसे एक से बात की, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। तब मैं डर गया। कालियामुख से मैं दूरी बना के रखे हुए हूं। तुम मेरे भाई डरना मत, यहां अजीब जीव जरूर है, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने बचने के तरीके ढूंढ लिए हैं, अब मुझे डर नहीं लगता। मैं पहले वाला विशाल नहीं हूं जो अंधेरे से डरता था। यहां पर तो अब रहना होगा ना, इसीलिए मैंने सीख लिया है कि मुझे बचाने कोई नहीं आएगा। मैं अब रात को घर से बाहर निकलता। उसके 3 दिन बाद मेरे भाई की आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही थी और मेरे भाई ने वो आवाजें भी सुनाई, किसी के चलने की, रोने की, क्योंकि कुछ बच्चे भी मर जाते हैं, वो रो रहे होते हैं। कुछ लोग हैं जो संस्कृत में कुछ बोल रहे होते हैं, श्लोक या कुछ और, लेकिन वो जो भी शब्द होते हैं संस्कृत के, वो धार्मिक शब्द नहीं होते, कुछ और, जिसका मतलब अच्छे से मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि संस्कृत मुझे भी नहीं आती थी और ना मेरे भाई को आती थी। लेकिन हमें इतना तो पता चल जाता है ना, संस्कृत के कौन से श्लोक धार्मिक हैं और कौन से बस शब्द हैं, क्योंकि संस्कृत एक भाषा है ना।
मैं वो आवाज़ें सुना करता था। मेरा भाई मुझे वो आवाज़ें सुनाता और मैं भी अंधेरे में एक पार्क में घूम रहा होता। जब मेरा भाई इतना दुख सह रहा है, डर रहा है उस अंधेर दुनिया में जिसे वो सुनहरा शहर कहता है, जहां सुनहरी रोशनी पड़ती है, वहां वो डर डर कर घूमता है, तो मैं यहां अपने भाई का साथ नहीं दे सकता। लेकिन वो जो आवाज़ें मैं वॉकी टॉकी में सुनता था, उस रात उस पेड़ के पास खड़ा वॉकी टॉकी से आवाज़ बिल्कुल साफ नहीं आ रही। ऐसा लग रहा जैसे शब्द टूट रहे हैं। मेरी समझ में मेरे भाई की बातें बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसके बाद मैंने वॉकी टॉकी कुछ समय के लिए बंद किया और कहा, तुम उनसे दूरी बनाओ, थोड़ी शांति बनाकर बैठे रहो, बात करना बंद कर दो ना, फिर वो तुम्हें देखेंगे नहीं। कुछ समय बात करना, जब उनसे दूरी बना लो। मैंने वॉकी टॉकी बंद किया था। मुझे हल्की सी रोने की आवाज़ सुनाई दी। हो सकता है आसपास कोई बच्चा हो। फिर चलने की आवाज़। मैंने सोचा हो सकता है कोई आसपास चल रहा हो। फिर संस्कृत के वो शब्द। आखिर आसपास ये भी संयोग है कि कोई संस्कृत के शब्द फुसफुसा रहा है। मैं उस पेड़ के पास से भागा था, बहुत तेज भागा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा और भागकर मैं घर आ गया। मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज थी और उस रात मेरे भाई ने मुझसे बात बिल्कुल नहीं की थी। मैं अपने भाई से बात करना चाहता था, उसे कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन मेरे भाई ने बिल्कुल भी बात नहीं की। मैं सवाल पूछता रहा क्योंकि उसने उस तरफ से वॉकी टॉकी ऑन ही नहीं किया होगा, तो वो मेरी बातें सुन भी नहीं पा रहा होगा। मैं भी उस रात कुछ भूला नहीं। लेकिन अगले दिन मैं दिन ढलने का इंतज़ार कर रहा कि रात को अपने भाई से आज तो बात करूंगा। लेकिन उस दिन गांव में दोपहर के वक्त कुछ लोग आए थे जो किसी तरह का सर्वे कर रहे, घरों में जा जाकर लोगों से बात कर रहे। और जब उनके बारे में पूछा गया, जाना गया, तो उन्होंने बताया वो द शून्य फाउंडेशन से हैं और उनका काम है लोगों में जागरूकता बढ़ाना कि ज़िंदगी में हमारी आत्मा बहुत ज़रूरी है, आत्मा को पवित्र रखना चाहिए। हमारी आत्मा की फ्रीक्वेंसी होती है तो हमारी आत्मा उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ सकती है और जो लोग मर जाते हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज मौजूद रहती हैं, क्योंकि आत्मा की फ्रीक्वेंसी होती है, हम उनसे बात भी कर सकते हैं। वो बहुत मुश्किल कार्य है, इस पर रिसर्च चल रही है। हमारे घर भी वो आए थे। उसके बाद क्या, वो हमारे घर में हर एक से बात कर रहे। फिर मुझे भी बुलाया गया कुछ समय बात करने के लिए। उन्होंने कहा कि हम एक संगठन है, इसीलिए बात हर एक से करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो। सबसे उन्होंने कुछ सेकंड बात की थी, लेकिन मुझसे काफ़ी लंबी बात कर रहे। मुझे कह रहे, तुम्हें पता है जो मर जाते हैं जैसे तुम्हारा भाई, भले ही आत्मा कहीं और चली जाती है लेकिन फ्रीक्वेंसी वो छोड़ सकते हैं, वो बात कर सकते हैं। मान लो पुराना रेडियो या वॉकी टॉकी, कई बार ऐसे वॉकी टॉकी होते हैं ना हमारे पास, तो हम वॉकी टॉकी से किसी मरे हुए से बात कर सकते हैं। ऐसी फ्रीक्वेंसी जुड़ जाती है। तुम्हें नहीं पता इस दुनिया में क्या क्या मौजूद है। मुझे लगने लगा कि उन्हें पता है कि मैं अपने भाई से बात करता हूँ। घूम फिर कर बार बार मुझसे पूछते, तुम्हारे पास वॉकी टॉकी है? मेरे पिता ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, फिर तो ये ज़रूर कोशिश करता हो सकता है, मैं आपके बेटे से अकेले में बात करना चाहता हूँ। मुझसे बात करते गए, पूछते गए, वॉकी टॉकी में तुम्हारे भाई की आवाज़ नहीं सुनाई देती? क्या तुम मुझसे बात नहीं करते? डर कर मैंने हाँ कर दिया। मुझे लगा उन्हें सब पता है, वो सबको बता देंगे। तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं बात करता हूँ। उन्होंने कहा, तुम अपने परिवार को मत बताना, हमारे साथ चलो, तुम्हें एक खास जगह लेकर जाना है जहाँ हेडक्वार्टर है। कुछ समय बिताना, जानना, नई जानकारी वहाँ पर तुम्हें मिल जाएगी। हमारी द शून्य फाउंडेशन। मैं अपने परिवार के साथ वहाँ पर गया था। उन्होंने तरीका ये अपनाया कि मुझे एक इनाम देंगे, बदले में उन्होंने कुछ रुपए भी दिए। मेरे पिता काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन उन्होंने मुझसे जानकारी जुटाने की कोशिश की। मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई फुसफुसाता है, हो सकता है मेरा भाई हो। फिर क्या, वहाँ से हम निकले, लेकिन हमारे गांव में कुछ लोग थे जो उस फाउंडेशन से जुड़े थे। गांव में रिसर्च करनी है कहकर वहीं पर रुके हुए। हमारे घर के आसपास वो घूमा करते, लेकिन ये मेरा गांव था,
छिपकर पीछे वाली पार्क में मैं पहुंच जाता और वहां अपने भाई से बातें करने लगता। और मेरे भाई ने कहा, उनसे ज्यादा बात मत करना, उन्हें ज्यादा कुछ मत बताना, तुम्हें नहीं पता द शून्य फाउंडेशन वो क्या कर सकते हैं। हमारे बीच जो भी बात हो उन्हें मत बताना कि मैंने तुम्हें क्या बताया है। बस ये कह देना थोड़ी आवाज आती है, ज्यादा तो कुछ नहीं होता, कभी कभी रेडियो चल रहा होता है। मैं अपने भाई की बात को मना कैसे कर सकता था। मैंने अपने भाई को कहा, ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। वो लोग घूमते फिरते हमारे घर आ ही जाते, कभी मुझे 50 रुपए 100 रुपए देकर कहते तो बात की भाई से। मैं कहता नहीं, मैं क्यों करूंगा, अब मेरे परिवार वाले कहते हैं वो मर चुका है और मरे हुए से बातें नहीं करते। लेकिन वो मेरी तरफ घूर रहे होते। उन्हें शक था कि मैं बातें करता हूँ, लेकिन बातें क्या करता हूँ वो जानने की कोशिश करते। मैं जवाब नहीं देता। मैं घर से बाहर नहीं निकलता, स्कूल जाता, भीड़ में रहता, अकेला रहता नहीं। मैं उनसे डरता था। भाई की बात मान रहा और भाई धीरे धीरे वो बातें बता रहा जो काफी खौफनाक थी। मेरा भाई मुझे बताने लगा, वो जो सुनहरी रोशनी है ना, मुझे लगता है वो सुनहरी रोशनी कोई लाइट नहीं है, कोई पोर्टल है, एक रास्ता आगे जाने के लिए। लेकिन वो आसमान में है। जब उसकी तरफ ज्यादा देखने लगो, उसकी तरफ जाने की कोशिश करो, अपने आप पैर हवा में उठते हैं, जैसे वो पोर्टल खींचने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हमारा मन हो तो उस तरफ हम जा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा दर्द सा होने लगता है। मुझे लगता है वो पोर्टल मुझे कहीं ले जा सकता है। थोड़ा दर्द सहना होगा, लेकिन मुझे डर है। वो जगह कौन सी होगी, कैसी होगी, इसीलिए मैं उस पोर्टल को ज्यादा देखता नहीं। लेकिन ये समझ चुका हूं, मैंने कुछ लोगों को उस तरफ थोड़ा खींचते हुए देखा। मैं घबरा गया। मैं कोशिश करना नहीं चाहता, लेकिन अगर मुझे पता लगे उसमें कुछ खास है, फिर मैं कोशिश जरूर करूंगा। और उसके कुछ दिनों बाद मेरे भाई ने मुझे बताया कि मुझे तुम्हारा चेहरा याद नहीं आ रहा। तुम्हारे बारे में यादें जरूर दिमाग में हैं, लेकिन माँ का चेहरा, पिता का चेहरा, दादी का चेहरा बिल्कुल याद नहीं। वो कैसे दिखते हैं, क्या पहना करती थी दादी, मुझे कुछ भी याद नहीं। साड़ी पहनती थी या सूट पहनती थी। ये दिमाग से बातें निकल रही हैं। मुझे लगता है मैं भूलने लगा हूँ। यहाँ कुछ तो है ऐसा जो मुझे भुला रहा है। वो कालिया मुख तो नहीं, लेकिन मैंने उसे अपने करीब आने ही नहीं दिया। मेरा भाई मुझे ऐसी बातें बताता कि मुझे भी डर लगने लगता, लेकिन मैं अपने भाई के साथ बातें कर पा रहा, मेरे लिए इतना काफी था। उसके बाद द शून्य फाउंडेशन वाले फिर से हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पिता को मनाया कि आपका बेटा कोई साधारण इंसान नहीं है, इसमें एक ताकत है। ये धार्मिक तौर पर अपने मस्तिष्क में ईश्वर को देख पाता है, आपको नहीं पता। इसके दिमाग के अंदर कुछ है जिसे खोलना होगा। कहते हैं ना, ईश्वर के साथ जुड़ना। हम इसे कुछ चीजें सिखाएंगे। इसे हम शून्य फाउंडेशन में मुफ्त में नए तरीके सिखाएंगे, जिससे हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। मेरे पिता मान गए कि वहां जाएगा, योगासन करेगा, थोड़ा सा मेडिटेशन करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था, वो योगासन या मेडिटेशन करवाने के लिए नहीं ले जा रहे हैं, वो कुछ और करवाने के लिए ले जा रहे हैं। भले ही मेरे माँ बाप वहां पर मौजूद थे, लेकिन हमारे गांव में टेंट लगाकर उस जगह को सजाया गया। कुछ खास लोग थे, कुछ बड़े लोग, वो भी वहां पर आए थे। वो कह रहे हैं कि मेरे शरीर के अंदर एक लिंक है, एक लिंक जो किसी चीज से जुड़ा हुआ है, बस उसे जगाना है। उसे जगाने के बाद तुम्हें ज्ञान मिलेगा। जैसा जैसा वो कहते गए वैसा वैसा मैं करता गया। खास शब्दों को बोलना था, मंत्रों को बोलना था। आसपास रखी मशीनें, सर पर उन्होंने हेलमेट जैसा लगाया था जिसमें कई सारी तारें लगाई गई। आसपास कुछ डॉक्टर भी मौजूद थे। मेरे परिवार वाले डरने लगे, लेकिन उसके बाद उन्हें बाहर ले जाया गया। फिर क्या, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ऐसा लगने लगा मैं बेहोश होने वाला हूँ। हाथ पैर फूलने लगे और एक भारी आवाज मुझे सुनाई दी थी, तू मेरा है, तेरे अंदर रास्ता है। उसके बाद मुझे कुछ खास याद नहीं। जब मुझे होश आया था मैं अस्पताल में था। मेरे माँ बाप रो रो कर उनका बुरा हाल हो चुका था।
मुझे बताया गया 3 दिन बीत चुके हैं। मैं कोमा में चला गया था, लेकिन दिमागी तौर पर। उसके बाद अपने आप में उठ गया। सबको खुशी हुई। और उसके बाद शून्य फाउंडेशन वाले, उन्हें तो मेरे आसपास भी आने से साफ मना कर दिया गया था। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बाद मेरे साथ ये हुआ। मेरा जुड़वा भाई पहले ही मर चुका है। मेरे माँ बाप के पास मेरे सिवा और कोई नहीं बचा था, इसीलिए अब वो दोबारा ऐसी गलती करना नहीं चाहते थे। जब मैं कोमा से उठा था, मेरे हाथ में वॉकी टॉकी था, लेकिन पूरी तरह से टूटा हुआ, जैसे उसे दबाकर उसका कचूमर बना दिया गया हो। ये वही वॉकी टॉकी था जिससे मैं अपने भाई से बात कर पा रहा, लेकिन अब वो तोड़ दिया गया था। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं घर तो आ चुका था, लेकिन वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा। मैंने अपने पिता के साथ जिद करके उनसे एक वॉकी टॉकी मांगा, लेकिन उससे बात नहीं बन पा रही थी। लिंक था शायद वो वॉकी टॉकी का मेरे भाई के साथ, बस अब वो लिंक भी तोड़ दिया गया। भाई से बात नहीं कर सकता था मैंने दादी को ये बताया, पूरा सच बताया, और दादी कहने लगी ये सब नहीं होता, मरने के बाद कोई बात नहीं करता। दादी को मुझे लगा था समझ में आ गया होगा, प्यार होगा मेरे भाई के साथ, लेकिन वो कह रही जो चला गया वो चला गया, कोई वापिस नहीं आता। जाने दो अपने भाई को, भूल जाओ वॉकी टॉकी। तुम किसी से बात नहीं कर सकते जो मर चुका है। लेकिन उसके बाद मैं अकेला अकेला सा रहने लगा। अगले दिन सुबह सुबह जब आईने में मैं अपना मुंह धो रहा था, मुझे आईने में चेहरा नजर आया। मैं भले ही हूबहू अपने भाई जैसा दिखता हूं, लेकिन जुड़वा भाइयों में भी फर्क तो होता है। पहचाना जा सकता है जो हर रोज देखता है। मुझे अपना चेहरा अपने भाई जैसा दिखा, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड के लिए मैं घबरा गया। मैंने पानी वहीं पर फेंका, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो गया। 2 दिन बाद जब मैं तालाब की तरफ गया, तालाब में चेहरा देख रहा था। मुझे अपने साथ अपने भाई को देखने में बहुत ज्यादा डर लगा। ये क्या? मुझे अपने भाई की रिफ्लेक्शन नजर आ रही थी, क्योंकि दादी ने मुझे डरा दिया था कि जो मर गया वो मर गया, उसके पास जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हो सकता है वो अपने पास बुलाने की कोशिश करे। मैं घबराया हुआ। मुझे उसके बाद मिट्टी में कभी अपने भाई का चेहरा नजर आता, तो कभी पानी में, कभी कुछ पत्तियां जो आसमान में होता है ना, कभी कोई खास तरह का दृश्य दिखता है, चेहरा बन जाता है। मुझे अपना भाई का चेहरा दिखता। मैं अपने आप पेंसिल से कुछ बनाता तो मेरे भाई की मुझे आंख दिखने लगती। ऐसा लग रहा था मुझे हर जगह मेरा भाई देख रहा है और मैं उसे अब देख सकता हूँ। शायद बात नहीं कर सकता, लेकिन देख सकता हूँ। लेकिन दादी की बातें मुझे डराती जा रही थी। मुझे तो अब हर जगह मेरा भाई दिखने लगा था। झाड़ियों से मेरे भाई की आवाज आती, लेकिन फुसफुसाहट, समझ कुछ नहीं आता। संस्कृत के शब्द आसपास सुनाई देते। मैं तो काफी ज्यादा डरने लगा था। दादी की बातें सच तो नहीं। मैंने जब दादी को यह बताया, दादी ने कहा हमें हवन करना होगा। कई बार ऐसे भटकती हुई आत्माएं, भले ही वो परिवार वालों की हों या किसी और की, वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं। हमें हवन करना होगा। घर में दादी ने सबको ये सब बता दिया था। घर में हवन प्रक्रिया शुरू हुई। हमारे परिवार में सबको सब कुछ आता था। परिवार काफी ज्यादा धार्मिक था, तो घर में हम खुद ही हवन कर लेंगे। दादी ने कहा मुझे सारे मंत्र आते हैं। हवन प्रक्रिया शुरू हुई और हवन का धुआं बार बार मेरी तरफ खींचता। ऐसा लग रहा था हवा दूसरी तरफ भी चल रही हो, लेकिन धुआं मुझे छूता हुआ ही निकल रहा है। दादी ने कहा था ये बहुत अजीब हो रहा है। वैसे हवन में ये सब नहीं होता, लेकिन कुछ तो हो रहा है तुम्हारे साथ। फिर क्या, मेरी आंखों के सामने थोड़ा थोड़ा अंधेरा छाता। मैं बेहोश नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक मुझे मेरे भाई का चेहरा नजर आया। मेरा भाई मुझे कह रहा था। मैं उस सुनहरी रोशनी में चला गया। मैं एक चक्र में फंसा हुआ हूं, मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो, मैं एक चक्र में फंस चुका हूं। और जो मेरा भाई कह रहा था वैसा मैं भी बोलने लगा। मैं सबको सुना देना चाहता था। मुझे लगा मेरे साथ कुछ हो जाएगा, सब सुन ले कि मेरा भाई एक चक्र में फंस चुका है। उसके बाद दादी खास मंत्रों का उपयोग करने लगी। इसके बाद मेरे शरीर में ठंडक महसूस हुई।
मुझे मेरे भाई का चेहरा नजर नहीं आया। फिर क्या, थोड़ा सा बेहोश हुआ। मेरे चेहरे पर पानी मारा गया। उसके बाद मुझे होश में लाया गया और होश में आने के बाद दादी मुझसे अकेले में बात करना चाहते थे। सबको कमरे से बाहर निकाला गया और फिर दादी ने मुझे कहा, तुम्हें पता है, जब हवन किया जा रहा था मुझे तुम्हारे शरीर के अंदर से निकलता एक अजीब सा चेहरा नजर आया था। तुम्हारा शरीर किसी चीज से जुड़ा है, किसी ने रास्ता दिया निकलने का और तुम्हारा जुड़ाव हुआ। ये तुम्हारा भाई नहीं है, जैसा तुमने कहा ये तुम्हारा भाई नहीं हो सकता। मैं महसूस कर पा रही थी तुम्हारी बातें। अब बताओ मुझे, किस किस दिन तुमने अपने भाई से क्या क्या बातें की? मैं दादी को बताने लगा। दादी भी समझदार थे, इन चीजों के बारे में दादी को पता था। गरुड़ पुराण दादी ने पढ़ा हुआ था। दादी कहने लगी, तुम्हारी बातों से साफ है, पहले 4 दिन जो बातें तुम कर रहे हो ना, हो सकता है वो तुम्हारे भाई ने ही की हो। साफ था, साधारण बातें, वहां की जानकारी। बाकी जो काले मुख की जानकारी तुम्हारे भाई ने दी वो भी सही थी, लेकिन उसके बाद तुम्हारा भाई छिपने लगा। वो जो बातें थी वो शब्द तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारा भाई उन शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करता था। मैं सोच में पड़ा हुआ। हाँ, उस समय मुझे लगा था कि ज्यादा मुश्किल शब्द और कुछ संस्कृत से मिलते जुलते शब्द। दादी ने कहा, 4 दिन बाद तुमसे जो बात कर रहा था वो काल्यामुख था। काल्यामुख जो उस दुनिया में होता है, रास्ता ढूंढता है इस दुनिया में आने के लिए, शरीर चाहिए उसे, और तुमने अपना शरीर उसे देने की कोशिश की। रास्ता किसी तरह तो खुला, चक्र किसी तरह तो खुला। 4 दिन बाद उसने तुम्हें जो बताया वो काल्यामुख के लिए जरूरी था। काल्यामुख कुछ तो चाहता था। फिर दादी ने मुझे कहा, तुम्हें अपने भाई को भूलना होगा, तुम्हें यह मानना होगा कि जो चला गया वो वापस नहीं आता। क्या तुमने कभी किसी मरे हुए को वापस आते देखा? तुमने पुराणों में कभी पढ़ा कि जो मर गया उसे भगवान ने जिंदा किया? ऐसा नहीं होता। जो चला गया उसे छोड़ दो, जाने दो, वरना तुम्हारा अपना विनाश होगा। मेरी दादी की बात मानी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा कोई मेरे शरीर के अंदर से मुझसे बात कर रहा है, मेरे भाई की आवाज में। दादी ने कहा, यह काल्यामुख होगा, वो जीव तुम्हारे शरीर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो तुम्हें अपने वश में करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद बहुत मुश्किल होती है, लेकिन तरीका है। गरुड़ पुराण में तरीका लिखा है। दादी ने गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी विधि थी वो अपनाना शुरू कर दिया। शाम का वक्त था। गरुड़ पुराण को मेरी दादी पढ़ती जा रही और मुझे महसूस हो रहा, मेरा भाई कह रहा, रोक दो दादी को, दर्द हो रहा है, मैं चक्र में फंस रहा हूं। मैंने कहा, नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो। फिर क्या? मेरे भाई ने गुस्से में बात की, मैं तुमसे दोबारा बात नहीं करूंगा। मैंने कहा, मत करो, तुम जा चुके हो, तुम मर चुके हो, मरे हुए से बात नहीं की जाती, मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहता। फिर आई असली आवाज। वो आवाज मेरे भाई की नहीं थी। वो आवाज एक भयानक आवाज, जैसे हजारों आवाजों को एक कमरे में बंद कर दिया हो और आप बाहर से सुन रहे हो। वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही। वो मुझे अपने वश में करना चाहता था, लालच से, गुस्से में, डराकर, हर तरीके से। मैं बात नहीं मान रहा। दादी ने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा किया। वॉकी टॉकी का टूटा हुआ हिस्सा जिसे अपने भाई की याद में मैंने रखा हुआ, दादी ने कहा, वो आखिरी रिश्ता तोड़ने के लिए ये यादों को भी खत्म करना होगा। इसीलिए जो पुराने कपड़े होते हैं ना, जिसकी मौत हो जाती है, जो पहने हुए हों, उसे दान दे देना चाहिए या नदी में बहा देना चाहिए। उन चीज़ों को रखा नहीं जाता। और तुमने इस वॉकी टॉकी के जरिए अपने भाई से लिंक बना रखा था। ये लिंक का इस्तेमाल काल्यामुख कर सकता था। तुम्हें इस वॉकी टॉकी को गंगा नदी में बहाना होगा। मेरे भाई की आखिरी याद। लेकिन दादी ने जैसा कहा मैंने वैसा किया। हरिद्वार में जाकर हमने उस वॉकी टॉकी को भी नदी में बहा दिया। फिर गरुड़ पुराण के आखिरी अंश के अनुसार हमने वैसा वैसा किया, और फिर मुझे वो आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दी। शांति, शांति मिल गई। लेकिन यादें कुछ समय आती रही मेरे भाई की।
मैं उस समय समझ ही नहीं पाया। दादी समझाती रही, तुम्हें नहीं पता तुम कितनी बड़ी मुसीबत में थे। तुम्हारा भाई जुड़वा था, तुम्हारा आधा अंश, और जो जुड़वा होते हैं ना, कहते हैं किस्मत भी जुड़ी होती है। तुम्हारे भाई की मौत हुई लेकिन रिश्ता फिर भी जुड़ा रह गया। लेकिन ये रिश्ता जिसका इस्तेमाल कोई और कर सकता था, तुम्हें नहीं पता तुम कितनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकले हो। ये बात तब हुई थी जब मैं 11 साल का था। उसके बाद धीरे धीरे हालात सामान्य हो गए। मैं इन चीज़ों को भूलने लगा और दादी ने ऐसा ही कहा था, जो गए उन्हें भूल जाना चाहिए। जब मैं 17 साल का था तब दादी की मौत हुई थी। भले ही मुझे दुख लगा था, लेकिन मैंने ये समझ लिया था हर किसी के जाने का एक ना एक दिन तय होता है। उसके बाद वो धरती पर नहीं रहता। उसका शरीर उसकी आत्मा से अलग हो जाता है। शरीर को हम खत्म कर देते हैं ताकि उसकी आत्मा यहाँ से चली जाए, वो यहाँ पर रह ना जाए। ऐसे ही धीरे धीरे इन चीज़ों में यकीन भी मेरा कम होने लगा। बचपन की यादें सोचकर इसे भूलने लगा था और अब मैं 21 साल का हूँ और कॉलेज में पढ़ता हूँ। लेकिन उन बातों को भूल गया था मैं। मुझे लगा हर चीज़ पीछे रह गई। भाई को भी भूल चुका था, वो शायद कहीं और गया होगा। कहते हैं ना, हम जब मर जाते हैं हमारी आत्मा किसी दुनिया में जाती है, फिर उसके बाद हमारी आत्मा को नया शरीर मिलता है जिंदगी जीने के लिए, नए एहसास के लिए। तो मुझे हर चीज़ भूलने में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कॉलेज के फेयरवेल फंक्शन में जब हॉल खाली था, मुझे लगा मैं पहले आकर तैयारी कर ही लेता हूँ। सुबह सुबह का वक्त था। शायद मैं उन कुछ लोगों में था, कुछ बच्चों में था जो सबसे पहले आया था। बाकी अलग कमरे में तैयारी कर रहे। मैंने एक तरफ वॉकी टॉकी देखा, ऑन रह गया होगा। मैंने जल्दी से उसे जाकर बंद करना चाहा। उसमें से आवाज आ रही थी, गौरव, गौरव तुम सुन पा रहे हो ना? मैं विशाल। मैं उस चक्र से बाहर आ गया। मैं विशाल। गौरव तुम सुन पा रहे हो ना गौरव?